फिर राजा राम मोहन रॉय ने स्टैब्लिश किया था ब्रह्मो समाज 1828 में, एंड इसे सोसाइटी ऑफ गॉड बोलते हैं, सोसाइटी ऑफ गॉड। राजा राम मोहन रॉय कब तक थे? 1772 टू 1833, 1772 टू 1833, राजा राम मोहन रॉय। फिर इन्होंने ये ऑर्थोडॉक्स पर ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे, ब्राह्मण फैमिली बंगाल की, तो बंगाल से पैदा हुए थे राजा राम मोहन रॉय। एंड टाइटल इनको राजा किसने दिया था? मुगल शाह अकबर, अकबर शाह सेकेंड, अकबर शाह सेकेंड ने इनको टाइटल दिया था, अकबर शाह सेकेंड। पॉलीग्लॉट थे, संस्कृत, ग्रीन, लैटिन अमेरिकन, संस्कृत, ग्रीन, लैटिन, अरेबिक एंड पर्शियन बोलते थे। एंड 1850 में इन्होंने एस्टैब्लिश की आत्मीय सभा, 1815 में इन्होंने एस्टैब्लिश की आत्मीय सभा, 1850 में एस्टैब्लिश की आत्मीय सभा। 1857 में इन्होंने बुक निकाली तुहफत उल मुवाहिद्दीन, तुहफत उल मुहाविद्दीन, तुहफत उल मुहाविद्दीन बुक निकाली इन्होंने, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, तुहफत उल मुवाहिद्दीन, तुहफत उल मुहाद्दीन, ये गिफ्ट टू मोनोथीस्ट इन्होंने स्टार्ट की बुक, तुहफत उल मुहाद्दीन, ये गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। इन्होंने 1820 में स्टार्ट की परसेप्शन ऑफ जीसस, इन्होंने एनालाइज किया मॉरल टीचिंग ऑफ 1820 में स्टार्ट की परसेप्ट ऑफ जीसस, इन्होंने स्टार्ट की परसेप्ट ऑफ जीसस, परसेप्ट ऑफ जीसस 1820 में स्टार्ट की परसेप्ट ऑफ जीसस। फिर बुक निकली तुहफत उल मुवाहिद्दीन, तुहफत उल मुहाविद्दीन, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। मून ऑफ इंटेलिजेंस 1820 में जी बंगाली वीकली न्यूज़पेपर निकाला, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी निकाला। फिर 1822 में इन्हें अनदर जर्नल लिखा, इसका नाम था मिराल, पर्शियन में लिखा मिरात उल अकबर, मिरात उल अकबर, मिरर ऑफ इंटेलिजेंस, मिरात उल अकबर 1822, मिरात उल अकबर है। संवाद कौमुदी, कौमुदी 1821, तो एक संवाद कौमुदी थी बंगाली में और मिरात उल अकबर थी पर्शियन में। तो 1830 में मुगल एम्पर अकबर शाह ने इनको किंग विलियम फोर्थ के यहाँ भेजा, तो उन्होंने बोला कि इनकी जो सैलरी है वो बढ़ा दी जाए, तो इन्होंने बढ़ा भी दी थी। तो ये कल्चरल एक्सचेंज किया, यूरोप घूमे, एंड ये ब्रिस्टॉल इंग्लैंड में ही मर गए, तो ब्रिस्टॉल इंग्लैंड में मर गए 1833 में, तो 1833 में मर गए। इन्होंने क्वेश्चन पूछे, पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछे कंट्री के बारे में, एंड इन्हें बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। फिर उन्होंने बोला कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड ला जाए, कि इंडियन कल्चर को इनको नकारा नहीं, बोला बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड होना चाहिए राजा राम मोहन रॉय ने। क्रिश्चियनिटी को अपनाने को नहीं बोला, अडॉप्शन नहीं बोला कि वहां बोला जाए क्रिश्चियनिटी अच्छा है, उन्होंने बोला कि रिफॉर्म चाहिए, हिंदुइज्म में ही रिफॉर्म करना चाहिए। फिर उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को बोला कि अच्छा है, उनका वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो उन्हें हिंदू कॉलेज कलकत्ता में स्टार्ट की 1817 में, तो इसमें थे राजा राम मोहन रॉय एंड डेविड हेयर, तो डेविड हेयर एंड राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने 1817 हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश किया। फिर इन्होंने 1825 में वेदांता कॉलेज स्टार्ट किया, 1825 में वेदांता कॉलेज, 1825 में वेदांता कॉलेज स्टार्ट किया। इंडियन और वेस्टर्न एजुकेशन में था, ये इंडियन और वेस्टर्न एजुकेशन दोनों देता था, हिंदू कॉलेज सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन के लिए था। तो बमरो समाज कोई रिलीजन नहीं था, ये हिंदुइज्म में ही रिफॉर्म था, ये कोई सेक्ट या एक जस्ट रिफॉर्म था हिंदुइज्म में, तो एक न्यू रिलीजन या सेक्ट नहीं था ब्रह्मो समाज, ये बस रिफॉर्म था ओल्ड रिलीजन में। तो राजा राम मोहन कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, पॉलीगैमी, पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, प्रीस्ट के अगेंस्ट थे, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, पॉलीथिज्म नहीं बोलते थे, अवतार वर्शिप मना करते थे, सती सिस्टम, सेक्रीफाइस, फिर डोगमा अगेंस्ट गोइंग अब्रॉड, बोलते थे बाहर जाओगे तो मूंज की घास नहीं होगी, तो धर्म परिवर्तन हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, तो ये सब करते थे। ह्यूमैनिज्म की बात करते थे, और स्पिरिचुअलिटी बात करते थे बेस्ड ऑन उपनिषद, एंड ये वर्शिप करते थे एटर्नल, इम्यूटेबल एंड अनसर्चेबल, कोई इमेज, आइडल वर्शिप नहीं करते थे, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे। फिर ये मोरालिटी की बात करते थे, वुमेन्स राइट, विडोज की अपलिफ्टमेंट की बात करते थे, विडो रीमैरिज की बात करते थे। तो ये सब राजा राम मोहन चाहते थे। तो राजा राम मोहन रॉय की डेथ के बाद 1833 में डेथ होगी। इसके बाद किसने कंटिन्यू रहा? ब्रह्मो समाज कंटिन्यू रखा देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर ये किसके फादर थे? ये सत्येंद्र नाथ टैगोर, फर्स्ट ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर, और रविंद्र नाथ टैगोर, तो इनके फादर थे ये देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इन्होंने ब्रह्मो समाज की कमाल समाई ब्रह्मो समाज की 1843 में, एंड इन्होंने हेड किया था इन्होंने हेड किया था तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एक स्पिरिचुअल बॉडी थी, 1839 में बनाई थी, इसलिए इन्होंने ब्रह्मो समाज और तत्वबोधिनी सभा को मर्ज कर दिया गया। फिर उन्होंने शांति निकेतन, तो द्वारका नाथ ने शांति निकेतन को भी स्टैब्लिश किया। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने
एक तो ब्रह्मो समाज की कमाल संभली राजा राम मोहन राय, इन्होंने बनाई थी तत्वबोधिनी सभा 1839 में, स्पिरिचुअल बॉडी थी, इसको मर्ज कर दिया गया इन्होंने ब्रह्मो समाज के साथ। इन्होंने शांति निकेतन को भी स्टैब्लिश किया और ये फादर थे सत्येंद्र नाथ टैगोर एंड रविंद्रनाथ टैगोर। फिर ब्रह्मो समाज को केशव चंद्र सेन ने भी ज्वाइन कर लिया, केशव चंद्र सेन ने ज्वाइन कर लिया 1858 में। फिर उन्होंने बोला बंगाल के बाहर भी बढ़ाएंगे ब्रह्मो समाज को, तो ये बंगाल के बाहर भी राजा राम मोहन देवेंद्रनाथ टैगोर तो बंगाल में ही रख देते, उन्होंने बंगाल के बाहर बढ़ाया। इनके जो विचार थे बहुत रेडिकल थे, तो ये दूसरे धर्म की जैसे इस्लाम क्रिश्चियनिटी इसकी भी टीचिंग की बात करने लगे केशव चंद्र सेन। तो फिर स्प्लिट हो गया केशव चंद्र सेन को, क्योंकि द्वारकानाथ को पसंद नहीं आती थी, तो दो भाग में बढ़ गया, एक आदि तो ब्रह्मो समाज, दो भाग में मिला, आदि ब्रह्मो समाज यानी कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो इसमें थे द्वारकानाथ टैगोर और इधर थे केशव चंद्र सेन, तो ये थे द्वारकानाथ टैगोर, इधर थे केशव चंद्र सेन, द्वारकानाथ टैगोर। तो ये 1866 में दो ग्रुप में डिवाइड हो गया, आदि ब्रह्मो समाज एंड केशव चंद्र सेन का था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। फिर केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी 13 साल की बानी माइनर किंग ऑफ कूच बिहार के राजा से शादी करा दी। तो उन्होंने जो सारी चीजें पढ़ाई थी वो सब खत्म, वो सब उनको भत्ता बिठा दिया। एंड 1878 में इन्होंने अपनी बेटी अपनी 13 साल की बेटी की कूच बिहार के राजा से शादी करा दी। और फिर डिस्कस फॉलोअर ने, उन्होंने लोगों को पसंद नहीं आने के जो फॉलोअर थे उन्होंने फाउंड किया साधारण ब्रह्मो समाज, साधारण ब्रह्मो समाज इनके फॉलोअर्स ने फाउंड किया। तो काफी ब्रह्मो समाज की क्या इंपॉर्टेंस है, तो काफी सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल क्वेश्चन उठाने स्टार्ट किए। पहले बात करना भी बहुत मुश्किल होता था पॉलिटिकल क्वेश्चन की, फ्यूचर क्या हुआ इंडिया का, तो ये सब क्वेश्चन उठाए, रिलीजियस रिफॉर्म्स हुआ है। फिर महाराष्ट्र में ब्रह्मो समाज जैसे ही कोई एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था, इसका नाम था प्रार्थना समाज। तो ये ब्रह्मो समाज के आइडिया महाराष्ट्र में थे प्रार्थना समाज के फॉर्म में। तो 1894 में एक परमहंस सभा बैठी, परमहंस सभा, तो ये प्रार्थना सभा परमहंस सभा बैठी। तो फिर डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग मिले केशव चंद्र सेन से। तो इन्होंने जो ये परमहंस सभा थी इसको प्रार्थना समाज में स्टैब्लिश कर लिया 1867 बॉम्बे में। तो ये बॉम्बे में थी। तो किसने स्टैब्लिश किया, डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग प्लस केशव चंद्र सेन ने जो परमहंस सभा थी जो स्टैब्लिश हुई थी 1849 में, इसको बना दिया प्रार्थना समाज इन 1867। कहाँ पे थी, बॉम्बे में थी। तो इसके फेमस लीडर 1870 एंड 80s में फेमस लीडर आए इसमें महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडाकर एंड एनजी चंद्र वर्कर। तो इसमें थे महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर एंड एनजी चंद्रवेरकर। तो महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर एंड एनजी चंद्रवेरकर, तो इसके फॉलोअर्स बने किसके, प्रार्थना समाज। तो महादेव जस्टिस रानाडे इन्होंने बुक्स भी लिखी थी ऐसे इन इंडियन इकोनॉमिक्स, तो इन्होंने लिखी थी ऐसे इन इंडियन इकोनॉमिक्स, इन्होंने बुक लिखी थी ऐसे इन इंडियन इकोनॉमिक्स। किसने लिखे थे, महादेव गोविंद रानाडे। सो महादेव गोविंद रानाडे। तो ये बोलते थे फेथ पे ज्यादा काम मत करो, ये प्रार्थना समाज वाले थे, बोलते थे वर्क पे काम करो, ज्यादा फेथ पे बात मत करो। तो बोला कि लव एंड वर्शिप क्या है, सर्विस लो, लोगों को सर्विस दो। फिर इन्होंने एजुकेशन की बात की, इन्होंने कहा एजुकेशन फैलाओ। ऐसे बोला ऑर्थोडॉक्स जो लोग हैं उनसे आप बहस मत करो, आप उन्हें परसुएट करो अपनी बातों से, अगर नहीं मानते कोई बात नहीं, आप उन्हें जबरदस्ती उनकी भावनाएं जो भी हैं वो बदलो मत। फिर उन्होंने फोकस इनका था वैसे रिफॉर्म्स में था ज्यादातर कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, गर्ल्स एजुकेशन, तो ये सारे इनके फोकस थे, कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज एंड गर्ल्स एजुकेशन। सो आर्य समाज स्टार्ट हुआ, आर्य समाज ये सबसे पहले बॉम्बे में स्टार्ट हुआ, आर्य समाज 1875 बॉम्बे। तो 1875 बॉम्बे में स्टार्ट हुआ आर्य समाज एंड ये थी सोसाइटी ऑफ नोबल पीपल। तो आर्य समाज को बोलते हैं सोसाइटी ऑफ नोबल पीपल। एंड फाउंडर कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कब एस्टैब्लिश 1875 बॉम्बे, आर्य समाज 1875 बॉम्बे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्टैब्लिश किया था सोसाइटी ऑफ नोबल पीपल। इसके हेडक्वार्टर फिर बाद में कहाँ शिफ्ट कर दिए थे, लाहौर में, बॉम्बे से लाहौर में। तो इंडिया है, इंडिया में यहाँ पे बॉम्बे है, बॉम्बे से यहाँ पे लाहौर में इसके हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिए थे बाद में। एंड ये काफ़ी ज़्यादा फैल गया नदर इंडिया में, पंजाब में, यूपी हरियाणा, पंजाब हरियाणा, फिर राजस्थान में, तो ये काफ़ी जगह फैला, बिहार में, तो ये आर्य समाज नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फैला था। सो दयानंद सरस्वती बायोग्राफी अगर इनकी देखें तो ये कब तक
ये थे 1824 टू 1883, तो 1824 टू 1883 दयानंद सरस्वती 1824 टू 1883 तक रहे थे। तो जब तो ये 10-11 साल के होंगे जब राजा राममोहन रॉय की डेथ हो गई। तो ये 10-11 साल के होंगे, उनकी डेथ हो गई थी 1833, यानी 1824 में पैदा हुए, 1883 तक रहे। और इनका ओरिजिनल नेम था मूल शंकर। मूल शंकर ये भी ऑर्थोडॉक्स गुजराती ब्राह्मण फैमिली में स्टार्ट हुए थे। 21 में एसेटिक बन के ना घर छोड़ दिया। फिर 36 ईयर्स में इन्होंने मथुरा गए, मथुरा में वेदास पढ़े और फिर उन्होंने वेदास को हिंदी में ट्रांसलेट किया। उन्होंने वेदास को हिंदी में ट्रांसलेट किया और इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है वेद, क्योंकि हिंदी अब बोलते थे, तो 36 की एज में वेदास को हिंदी में ट्रांसलेट किया। इन्होंने बुक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, हिंदी में लिखी है एक हिंदी में लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, ये हिंदी में लिखी है वेद भाष्य भूमिका एंड वेद भाष्य भूमिका एंड वेद भाष्य, ये इन्होंने लिखी है संस्कृत में। तो सत्यार्थ प्रकाश एंड वेद भाष्य भूमिका एंड वेद भाष्य इन्होंने संस्कृत में लिखी है। सो आर्य समाज की फिलॉसफी क्या है, इन्होंने रिफॉर्म्स, आइडियाज और रिफॉर्म, वेस्टर्न आइडियाज की वेस्टर्न आइडिया से रिफॉर्म करेंगे, इसको रिजेक्ट करते थे। तो रिफॉर्म्स नहीं है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, ये चाहते थे गो बैक टू वेदास। दयानंद सरस्वती ने बोला गो बैक टू वेदास। एंड इन्होंने बोला हिंदू कल्चर एंड रिलीजन की सुपीरियरिटी बताई। फिर उन्होंने नोबल एस्पेक्ट्स बताए हिंदुइज्म के, नोबल एस्पेक्ट्स बताए। फिर उन्होंने बोला कि इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन में प्राइड करो, प्राइड की बातें बताई इंडियन ट्रेडिशन कल्चर्स में। एंड इनकी कुछ प्रेयर्स, मीटिंग्स एंड रिलीजियस लेक्चर्स होते थे, प्रेयर्स मीटिंग एंड रिलीजियस लेक्चर्स होते थे इनके और 8th डे पे। एंड इन्होंने हिंदुइज्म के अच्छे एस्पेक्ट्स बताए, हिंदुइज्म को प्राइड बताया, सेंस ऑफ प्राइड इंडियन कल्चर इंडियन ट्रेडिशन में जगाया। ये चाहते थे वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, कि लोगों का भला हो, वेलफेयर की बातें करते थे। गॉड, फादर ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन, इसकी बात करते थे, फादर ऑफ गॉड एंड मदरहुड ऑफ मैन। तो फादरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन की बातें कौन करता था, ये करता था आर्य समाज। फिर जेंडर इक्वालिटी की बात करते थे, लव एंड चैरिटी टू ऑल, लव एंड चैरिटी की बात करते थे। शुद्धि कैंपेन स्टार्ट किया था आर्य समाज ने, कि जो ऑलरेडी हिंदुइज्म से किसी और रिलीजन में कन्वर्ट करें उन्हें सिद्ध किया जाए। फिर इन्होंने बोला इंडिया फॉर इंडियंस, इन्होंने स्लोगन दिया था इंडिया फॉर इंडियन, दयानंद सरस्वती। ये पॉलिटिकल स्लोगन किसने दिया, दयानंद सरस्वती ने दिया। तो आर्य समाज मॉडर्नाइजेशन को कम्प्लीटली अपोज नहीं करता कि मॉडर्नाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने बोला मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करो, लेकिन यूटिलिटेरियन बेनिफिट्स देखो मॉडर्निटी से। अगर जैसे ट्रेन से अगर आपको फायदा मिला है तो ट्रेन से जाओ, लेकिन यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट हो, ऐसा नहीं आंख बंद करके वेस्टर्न उसको एडॉप्ट कर लिया। तो ना मॉडर्नाइजेशन को अपोज नहीं किया, लेकिन उन्होंने यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट्स देखो मॉडर्नाइजेशन के। उन्होंने बोला सती की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, सती के अगेंस्ट थे। फिर चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे। फिर आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए, इसके अगेंस्ट थे। सुपरस्टिशन के अगेंस्ट थे। फिर प्रीस्टली क्लास डोमिनेट करे, इसके अगेंस्ट थे। कास्ट सिस्टम के अपोजिट थे, लेकिन वर्ण सिस्टम अकॉर्डिंग टू वेदास इनके लिए वर्ण सिस्टम ठीक था, तो वर्ण सिस्टम को मानते थे, क्योंकि वेदास को मानते हुए। तो स्वामी दयानंद ने बिलीव किया स्क्रिप्चर्स जो भी वेदास की बात लिखी गई है, जैसे पुराण्स, उन्होंने फ्रूडेंट प्रैक्टिस लेके आया, जैसे आइडल वर्शिप। तो उन्होंने बोला ये सब वेदास में नहीं लिखे, ये पुराण्स में है, तो ये सब हटाओ। आर्य समाज ने एजुकेशन में क्या काम किया, तो आर्य समाज ने बहुत सारे गुरुकुल्स खोले वैदिक नॉलेज फैलाने के लिए, गुरुकुल्स खोले वैदिक नॉलेज को फैलाने के लिए। तो ये था दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ये स्टैब्लिश होता लाहौर में 1886 में। दयानंद एंग्लो वैदिक इसने स्टार्ट किया लाला हंसराज एंड लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय उन्होंने स्टार्ट किया था। ये लिबरल फैक्शन थे, तो ये 2 फैक्शन में स्टार्ट हो गया। तो जो आर्य समाज था 2 फैक्शन में स्टार्ट हो गया, एक था लिबरल, एक था ऑर्थोडॉक्स। तो लिबरल वालों ने स्टार्ट किया दयानंद एंग्लो वैदिक, इसमें किसने स्टार्ट किया, लाला हंसराज एंड लाला लाजपत राय। और फिर दूसरा स्टार्ट किया गुरुकुल यूनिवर्सिटी, तो ये 1886 में होनी थी, दयानंद एंग्लो वैदिक 1886। तो इसमें इंग्लिश और वेस्टर्न एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन दोनों दी जाती थी। लाला हंसराज एंड लाला लाजपत राय। और फिर गुरुकुल यूनिवर्सिटी स्टार्ट की हरिद्वार में, किसने स्टार्ट की, 1902 में मुंशीराम, ये ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के थे मुंशीराम। तो आर्य समाज के 2 फैक्शन थे, लिबरल ऑर्थोडॉक्स। लिबरल ने स्टैब्लिश किया 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक, एंड इसमें किसने स्टार्ट किया, लाला हंसराज एंड लाला लाजपत राय। फिर जो ऑर्थोडॉक्स है उन्होंने स्टार्ट किया गुरुकुल यूनिवर्सिटी हरिद्वार में 1902 में, एंड इसके कौन थे, किसने की, मुंशीराम ने। तो ये ऑर्थोडॉक्स सेक्शन थे मुंशीराम। रामकृष्ण मिशन किसने स्टार्ट किया था, रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था ये
विवेकानंद ने स्टार्ट किया था रामकृष्ण मिशन। इनके गुरु थे रामकृष्ण, वो पुजारी थे एक मंदिर में। तो रामकृष्ण मिशन ये विवेकानंद ने स्टार्ट किया था अपने गुरु के नाम पे, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। तो ये इस्टेब्लिश किया था बेलूर बंगाल में, बेलूर बंगाल 1897 में, 18 बेलूर बंगाल में 1897 में। इनका नाम था स्वामी विवेकानंद और नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था। तो नेम इनके गुरु के नाम पे रखा रामकृष्ण परमहंस। ये प्रीस्ट थे कलकत्ता टेम्पल में। और ये रामकृष्ण परमहंस किसी सोशल सर्विस एंड चैरिटेबल सोसाइटी की बात करते थे, सोशल सर्विस एंड चैरिटेबल सोसाइटी की बात करते थे। तो ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? इनका ऑब्जेक्टिव था ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्रोवाइड करना, सोशल वर्क करना। तो सोशल वर्क कैसे करते थे? स्कूल्स खोलते थे, जैसे आपदा आ गई तो लोगों की मदद करने जाते थे, स्कूल खोले इन्होंने, कॉलेज खोले, बहुत सारे हॉस्पिटल खोले और ऑर्फनेज खोले, अनाथालय खोले। तो ये था, ये किसने किया? ये रामकृष्ण परमहंस का मिशन था, रामकृष्ण मिशन। तो किसकी फिलॉसफी की बात करते हैं? इनकी टीचिंग और फिलॉसफी होती थी भक्ति एंड योगा टेनिस की, भक्ति फॉलो करो। तो उन्हें आइडल वर्शिप को बिल्कुल नकारा नहीं, उन्होंने कहा भगवान की भक्ति करो। आपके सामने मूर्ति होगी तो आपको पता होगा आप किसकी पूजा कर रहे हो, तो आप पूजा करो, लेकिन आप भक्ति में हो जाओ, पूरे इतना डिपेंड मत रहो आइडल पे। एंड उन्होंने बोला कृष्णा, हरि, राम, अल्लाह, ये सब एक ही गॉड है। उन्होंने बोला आइडल वर्शिप को रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने कहा आप इमेज, स्पिरिट पे फोकस करो, ना कि इमेज पे। लेकिन कोई अगर चीज सामने, कोई दिक्कत नहीं, उसकी पूजा कर सकते हो। उन्होंने सेल्फलेस डिवोशन दिया, सेल्फलेस डिवोशन टू गॉड। और फिर इनकी जो रामकृष्ण परमहंस की जो टीचिंग थी, ये कॉमन मैन को अप्लाई होती थी। तो कॉमन आदमी था, उनको अप्लाई होती थी। एंड जो अभी जो ब्रह्म समाज थे या प्रार्थना समाज थे, ये एंड आर्य समाज थे, तो ये एलाइट इंटेलेक्चुअल क्लासेस, इनको ज्यादा अपील करता था। कॉमन लोगों को मतलब ही नहीं था इससे। तो कॉमन लोगों को अपील किया रामकृष्ण परमहंस मिशन, किसका? स्वामी विवेकानंद का। तो स्वामी विवेकानंद में राजा राम परमहंस की फिलॉसफी सिंपल लैंग्वेज में लोगों को समझाई। उन्होंने जो वर्ल्ड रिलीजन की कॉन्फ्रेंस थी शिकागो में, उसे 1893 में अटेंड किया, 1893 में अटेंड किया। तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी शिकागो में, तो उन्होंने अटेंड की थी 1893। और उन्हें रामकृष्ण परमहंस मिशन स्टार्ट किया था 1897 में। उन्होंने क्या कि ब्लैंड होना चाहिए, मटीरियलिज्म ऑफ द वेस्ट एंड स्पिरिचुअलिज्म ऑफ द ईस्ट, इनका ब्लैंड होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होना चाहिए, इनका ब्लैंड होना चाहिए। उसमें मतलब इंसल्ट होगा अगर आप रिलीजन सिखा रहे हो, एक भूखे आदमी को आप रिलीजन सिखा रहे हो, तो इसमें आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो। और कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे। उन्होंने बोला कहीं नहीं होता है ये छुआछूत, हमारे रिलीजन में क्यों है। और उन्हें मॉरल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करते थे, मोरालिटी और अपन एक्सरसाइज करो। और पुअर की अपलिफ्टमेंट की बात करते थे, पुअर और वीक और हंग्री। एंड इन लोगों को इंस्पायर करते थे, कि यूथ को इंस्पायर करते थे कि आपको बेड़ा उठाना पड़ेगा, पुअर की अपलिफ्टमेंट करनी पड़ेगी और वीक को आपको सहारा देना पड़ेगा। सो 20th सेंचुरी में लीडर, तो 20th सेंचुरी में ये रिफॉर्म मूवमेंट रहा, रामकृष्ण मिशन एकदम 20th सेंचुरी में लीडर रहा रिफॉर्म मूवमेंट में। बहुत सारे हॉस्पिटल्स, मैनी हॉस्पिटल्स मिशंस चलाते, बहुत सारे हॉस्पिटल चलाते, रामकृष्ण हॉस्पिटल चलते हैं बहुत ज़्यादा। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने स्टार्ट की थी? ये एक रशियन थी, मैडम HP ब्लावास्की एंड यूएसए के जर्मन, ये यूएसए में थे, लेटर कॉलोनल MS ऑलकॉट। तो ये हिंदी शास्त्रों से बहुत प्रभावित थे। तो ये वेस्टर्न थे, ये मिस्टिकल बातें करते थे कि पुनर्जन्म कैसे होता है। तो ऐसे इन पे रिसर्च करते थे जिसका साइंस आंसर नहीं दे सकती। तो गॉड के बारे में बात करते थे, वर्ल्ड बेस्ड और मिस्टिकल इनसाइट, इसके बारे में बातें करते थे। तो ये इंडियन फिलॉसफी और कल्चर से बहुत प्रभावित थे। तो मैडम HP ब्लावास्की एंड MS ऑलकॉट, तो इन्होंने स्टार्ट की थी। ये रशियन थी ये, और ये थे USA से, जर्मन थे। तो इन्होंने इस्टेब्लिश की थियोसॉफिकल सोसाइटी कब स्टार्ट की? 1875 में। फिर इसके जो हेडक्वार्टर है बाद में यहाँ पे मद्रास है, मद्रास में अदियार एक जगह, अदियार में शिफ्ट कर लिया। तो मद्रास में अदियार में इन्होंने शिफ्ट कर लिया। सोसाइटी इन्होंने फाइंड कहाँ की थी? न्यूयॉर्क USA में फाइंड की थी। लेकिन फिर 1875 में, लेकिन उसके 7 साल ही बाद 1882 में इन्होंने शिफ्ट कर ली अदियार। अदियार कहाँ पे? ये मद्रास के पास है, अदियार मद्रास, 1882 में। री इनकारनेशन, कर्म की बात करते थे, री इनकारनेशन पुनर्जन्म और कर्म की बात करते थे। फिर उपनिषद में इंस्पिरेशंस लेते थे, सामाख्य, 6 इस फिलॉसफी उपनिषद की, सामाख्य, योगा, वेदांता। तो सामाख्य, योगा, वेदांता ये फिलॉसफी पढ़ते थे। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते थे, और फिर कोई डिफरेंस नहीं करते थे आप किसी भी रिलीजन से, कास्ट, केस्ट, क्रीड,
रेस, सेक्स, आप किसी से भी हो, आप इस सेक्स, रिलीजन, रेस, कोई फर्क नहीं पड़ता था, किसी भी हो, अगर आपके विचार मिलते हैं तो आप थियोसॉफिकल सोसाइटी में आप इनवाइटेड हो। फिर ये इन्वेस्टिगेट करते थे अनएक्सप्लेन लॉ ऑफ नेचर, जो भी लॉ ऑफ नेचर को करते थे, और लेटेंट पावर्स ऑफ मैन, तो लॉ ऑफ नेचर एंड लेटेंट पावर ऑफ मैन, इसके बारे में देखते थे। फिर ये मूवमेंट बन गया हिंदू रिवाइवल का, ये हिंदुइज्म की बात करता था, हिंदूज की पुरानी पुरानी बातें करता था, हिंदू रिवाइवल का मूवमेंट था ये थियोसॉफिकल। एनी बेसेंट आती है, ये आयरिश नेशनल होते हैं, इंडिया आती है, एंड ये प्रेसिडेंट बन जाती है ऑलकोट की डेथ के बाद 1907 में ये प्रेसिडेंट बनाती है थियोसॉफिकल सोसाइटी की। और ये काफ़ी काम करती है, 1892 में आती है तो काफ़ी काम करती है सोसाइटी के लिए 1892 से, फिर 1907 में इन्हें प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो फिर हिंदू हिंदू बन गई अपने व्यूज़ में, ये व्यूज़ में हिंदू थी, एक ड्रेस में, अपने कपड़ों में, सोशल मैनर्स में। तो लोगों ने देखा कि ये एक वेस्टर्न लड़की हमारा धर्म अपना रही है, तो ये उनमें अंदर एकदम अपने धर्म के लिए अच्छी भावनाएं जागती। फिर इन्होंने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया, तो ये फर्स्ट नहीं थी लेकिन उन्होंने ट्रांसलेट किया। भगवत गीता सबसे पहले किसने ट्रांसलेट की थी? चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था, चार्ल्स विल्किंस 1785। फिर इसने थियोसॉफिकल मूवमेंट को बहुत पॉपुलर बना दिया, तो बहुत प्रोमिनेंट नेशनल लीडर बनी ये। एंड फिर फर्स्ट मूवमेंट थी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थी, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थी, एनी बेसन फर्स्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस। भगवत गीता को किसने ट्रांसलेट किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। कब? 1785। भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था चार्ल्स विल्किंस ने 1785। फिर उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला बनारस में, सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहाँ पे? बनारस में। अब कब बना? 1898 में। और यही आगे जाके बीएचयू बना। किसने स्टार्ट किया था बीएचयू? 1916 में मदन मोहन मालवीय ने। तो जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्टार्ट किया यही बीएचयू बना। किसने स्टार्ट किया था? मदन मोहन मालवीय में। उन्होंने 1898 में स्टैब्लिश किया था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, यही बाद में बना बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 1960 मदन मोहन मालवीय। होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था तिलक के साथ मिलकर, उन्हें हिंदूज को एजुकेट किया। लेकिन ये जो उनका मूवमेंट था सिर्फ एजुकेटेड मैन के पास था, ये जो बड़ी बड़ी बातें करने का, तो कॉमन लोगों को समझ में नहीं आती थी ज़्यादा बातें, बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल बातें होती थी, तो इसका लिमिटेड इम्पैक्ट था सोसाइटी में, बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। फिर यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। हेनरी विविनियन देरेजियो यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया। हेनरी विविनियन देरेजियो ये पैदा हुए थे 1809 में, यानी 1833, जब राजा राममोहन रॉय मरे थे तभी मर गए, तो 24 साल की उम्र में मर भी गए थे। तो ये जहाँ स्कूल में पढ़ाते थे हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर बन गए, 17 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गए थे। तो इनके जो फॉलोअर्स थे हिंदू कॉलेज में उसे बोलते थे देरोजियंस, और ये कम्प्लीटली अटैक करते थे ओल्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम को, बीफ खाते थे ये लोग, तो ये बिल्कुल नहीं मानते थे इंडियन कस्टम रिलीजन को, कुछ नहीं मानते थे। फिर वुमेन की राइट एंड एजुकेशन को के लिए बात करते थे, वुमेन की राइट एंड एजुकेशन वर्क में। और ये आइडल वर्शिप नहीं मानते थे, तो ये आइडल वर्शिप, कास्टिज्म, सुपरस्टिशंस, तो इसके सबके अगेंस्ट थे। तो ये और हिंदी कस्टम रिलीजन के अगेंस्ट थे, ये बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज थे ये लोग। फिर बाद में इन्होंने बंगाल, बाद में ये टोन डाउन हो गए थे, थोड़ा कम हो गए थे, इन्होंने ब्रह्मो समाज और प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये सब ज्वाइन किया था इन लोगों ने। फिर आते पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो इनका नाम था पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनको टाइटल दिया गया क्योंकि इन्होंने एजुकेशन को काफ़ी स्प्रेड किया। तो एजुकेशनिस्ट थे, एजुकेटर थे, ह्यूमनिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे ये पंडित ईश्वर चंद्र। एंड ये कब हुए थे? 1820 में पैदा हुए थे, मिदनापुर बंगाल में थे, सब बंगाल से आए थे, मिदनापुर बंगाल में। और ये बंगाली डिपार्टमेंट ऑफ विलेज कम्युनिटी के हेड थे, तो ये हेड पंडित बने बंगाली डिपार्टमेंट ऑफ विलेज कम्युनिटी। तो उन्होंने काफ़ी स्कूल खोले गर्ल्स के लिए। तो एक इन्होंने बैथुने की, जेडी बैथुने की मदद करी बैथुने स्कूल खोलने में। एक बैथुने स्कूल किसने खोला? जेडी बैथुने स्कूल। तो ये जेडी बैथुने की मदद की इन्होंने स्कूल खोलने में। फिर इन्होंने एक मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट ऑफ इन कलकत्ता स्टार्ट किया, मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, उन्होंने एजुकेशन बहुत स्टार्ट किया। और ये विंडो रिमैरेज और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बात करते थे। तो चाइल्ड मैरिज और विंडो रिमैरेज एक्ट हुआ था 1865, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वजह से होता है। विद्यासागर क्यों बोलते थे? विद्यासागर बिकॉज ये बहुत पढ़े लिखे थे, तो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इन्होंने विडो रिमैरेज 1856 में एक्ट पास होता था, लॉजी के टाइम इनकी एफर्ट्स की वजह से हुआ था। फिर डिप्रेस क्लास मिशन स्टार्ट किया, डिप्रेस क्लास मिशन ये स्टार्ट किया महर्षि विठल रामजी शिंदे, ये डिप्रेस क्लास मिशन स्टार्ट किया महर्षि विठल रामजी शिंदे। फिर सोशल सर्विस लीग स्टार्ट की, सोशल सर्विस लीग। फिर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी स्टार्ट की, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये विष्णु शास्त्री चापलकर एंड बाल गंगाधर तिलक। तो विष्णु शास्त्री चापलकर, इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी स्टार्ट की। और फिर उन्होंने बाद में ट्रेवल किया फर्गसन कॉलेज पुणे में इस्टेब्लिश किया।
फर्गसन कॉलेज पुणे में, कब से 1885 में, फर्गसन कॉलेज इन पुणे 1885। फिर दयाल सिंह मजीठिया, तो ये पंजाब में थे, बहुत अमीर आदमी थे, दयाल सिंह मजीठिया। तो इन्होंने स्टार्ट किया दयाल सिंह कॉलेज ऑफ लाहौर, इनके वसीयत में बोला था। तो ये 1902 में इनका कॉलेज स्टैब्लिश हुआ, दयाल सिंह लाहौर। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को भी फाउंड करने की बहुत हेल्प की, दयाल सिंह मजीठिया। तो दयाल सिंह मजीठिया ने 2 न्यूज़पेपर भी लिखे थे ये, एक था ट्राइब्यून एंड अकबरियाम, ट्राइब्यून एंड अकबरियाम। तो इनके 2 न्यूज़पेपर थे, ट्राइब्यून एंड अकबरियाम। दयाल सिंह मजीठिया जिन्होंने दयाल सिंह कॉलेज स्टैब्लिश किए 1902 में, पंजाब नेशनल बैंक को फाउंड किया, पंजाब नेशनल बैंक। सो दयाल सिंह मजीठिया ने कौन सा कॉलेज स्टैब्लिश किया था? सो दयाल सिंह मजीठिया ने कॉलेज स्टार्ट किया था 1902 में। दयाल सिंह कॉलेज कहाँ पे था? लाहौर में। तो पाकिस्तान चला गया, और ये पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर थे, पीएनबी के फाउंडर थे ये, दयाल सिंह मजीठिया।